सीबीएसई 9th क्लास स्टूडेंट्स, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर और उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपके सामने लिखा हुआ है। क्या? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल। इन द चैप्टर ग्रेविटेशन हम फ्री फॉल की बात करते हैं। व्हाट इज अ फ्री फॉल? फ्री फॉल मतलब फ्री फॉल। हाँ, फ्री फॉल को जब हम फिजिक्स की लैंग्वेज में समझते हैं तो दिस इज अ वर्टिकली डाउनवर्ड्स मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली वन फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम ग्रेविटी भी बोलते हैं। हाँ, ग्रेविटी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन वेरियस ऑब्जेक्ट्स अराउंड इट। तो हर ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता रहता है, हम उसको ग्रेविटी बोलते हैं। अर्थ सबको अपने सेंटर की तरफ, अपने कोर की तरफ खींच रही होती है। और जब किसी पर्टिकुलर हाइट से कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो वो इसलिए गिरता है क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रही होती है। तो हम फ्री फॉल में जब ये कहते हैं कि ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी, तो उसका मतलब ये है बच्चों कि ये एक ऐसा फॉल या ऐसा वर्टिकली डाउनवर्ड्स मोशन है जिसमें हम एयर के फ्रिक्शन को भी इग्नोर कर देंगे, किसी भी फोर्स को इग्नोर कर देंगे जो किसी भी डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला है। ठीक है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है उस समय टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने सुना होगा। इसका मतलब सिर्फ ये है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सिचुएशन। एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल इज ऑल्सो एप्लीकेबल। फ्री फॉल के दौरान भी ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला जो लॉ है ये एप्लीकेबल है। ठीक है, हमको ये बात यहाँ पर प्रूव करनी है। अब ये ख़ास करके उन बच्चों को जिन्हें आगे साइंस पढ़ना है, जिन्हें आगे फिज़िक्स पढ़ना है, उनके लिए डिराइव करना, प्रूव करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में ये चीज़ आपको थ्योरेटिकली दी हुई है। तो थ्योरेटिकली एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताऊंगा, एक लाइव एग्जाम्पल लेकर के, एक लाइव वीडियो से मैं आपको समझाऊंगा बुक में क्या लिखा हुआ है और हम उसको न्यूमेरिकली कैसे प्रूव कर सकते हैं जो उस बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम ड्यूरिंग अ फ्री फॉल हम ये मान लेंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स गिरता है, सपोज एक बॉल, हमने एक टेनिस बॉल को हमने h हाइट से नीचे गिराया, तो ड्यूरिंग दैट फॉल वो ऑब्जेक्ट जो है वो कंटिन्यूसली गिरते जा रहा है। उसकी एनर्जी जो है इंटरनली, उसकी जो एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इस तरह से कांस्टेंट है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होती जा रही है। इस बात का क्या मतलब है ये समझो। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आर द टू फॉर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यानी मैकेनिकल एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी और इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। Then what is kinetic energy? Kinetic energy is the energy of a moving object by the virtue of its motion. हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर एम इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी मतलब स्पीड इन अ सर्टेन डायरेक्शन। तो हाफ एम वी स्क्वायर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम डिफाइन करते हैं कि दिस इज द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। दूसरा एक्सप्रेशन जो मैकेनिकल एनर्जी का है वो पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी का को हम एक्सप्रेस करते हैं m इंटू जी इंटू एच, वेयर m इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्मॉल g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज फिक्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर अर्थ, एंड h इज द हाइट फ्रॉम विच इट इज height at which it is positioned. तो mgh एक्सप्रेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम कहते हैं कि दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। तो समझने वाली बात यह है कि हम कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये एक लाइव एग्जांपल है हमारा, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट h से गिरता है नीचे तो उस ऑब्जेक्ट को
गिरते गिरते उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों चेंज होती है, लेकिन टोटल मैकेनिकल एनर्जी चेंज ही नहीं होती। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी? पहले तो हम ये समझ लें। तो देखो कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है बच्चों of an object, that is always equal to kinetic energy and potential energy के सम के बराबर होती है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर हम ले रहे हैं, दिस इज बेसिकली अ टेनिस बॉल। ये मैं एक टेनिस बॉल ले रहा हूँ और इस टेनिस बॉल को हमने एक h हाइट से गिराया। जब मैं बोल रहा हूँ h हाइट, तो मैं यहाँ पर इसको मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पर एक बॉल आपको रखी हुई दिख रही होगी, थोड़ी थोड़ी शायद दिख रही होगी आपको, हाँ, और हो सकता है बहुत बढ़िया दिख रही हो, हाँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको बहुत बढ़िया दिख रही है। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है जहाँ से मैं इसको गिराने वाला हूँ। इसको गिरा दूंगा मैं इस हाइट से। ये हाइट है h, इस हाइट को हमने बोला h हाइट से इसे हम गिरा रहे हैं और दिस इज द ग्राउंड, दिस इज द फाइनल पोजीशन जिसको मैं बोल रहा हूँ C, फाइनल पोजीशन इसका बॉटम पे। इसके अलावा एक और पोजीशन बीच में कहीं ले लेते हैं B। तो देयर आर 3 पोजीशंस A, B एंड C। A पोजीशन पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है। B पोजीशन पे जब ये ऑब्जेक्ट गिर के यहाँ आएगा, देखेंगे हम अभी, जब वो टेनिस बॉल गिरेगी और गिरते गिरते यहाँ इस जगह पे पहुँचेगी, उस समय भी उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी का सम काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी है। और जब वो नीचे टच होने वाली होगी ग्राउंड से, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, सी पोजीशन पे भी उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट बॉल। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज़ इस तरह से इंटरचेंज होती है। ये मैं अभी बोल रहा था, उस बात का मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लगातार चेंज होगी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी लगातार चेंज होगी ड्यूरिंग द फ्री फॉल इन सच अ वे दैट द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी ड्यूरिंग अ फ्री फॉल, रिमेन्स कांस्टेंट। हमको ये बात प्रूव करनी है। आपकी बुक में ये बात लिखी हुई है, हाँ, क्या लिखा हुआ है कि जब ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पर है, मैक्सिमम हाइट पर है। अब चलो मैं आपको ये फॉल दिखा देता हूँ पहले, जिससे कि आपको ये बात समझ में आ जाए। अपन इसको देख लेते हैं कि क्या चल रहा है इधर। कोई ऑब्जेक्ट जो है, अब आप इस बॉल को देखना, ये बॉल अपन ने स्लो मोशन में गिराई है, ये बी पोजीशन पे आई और अभी सी पोजीशन पे आई और गिर के उछल गई। अब गिर के उछलने में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम इसके गिरने तक की बात करेंगे। हाँ, दोबारा देखो, ये बॉल आई, ये आई 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 और ये गिरी। गिरने तक इसकी एनर्जीज में जो चेंज हुए, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में, उसमें हमारा इंटरेस्ट है, हम उसके बारे में बात करना चाहते हैं, हम उसे समझना चाहते हैं। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट दिस पोजीशन, दैट इज पोजीशन ए, यहाँ पे इस समय इसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इस समय काइनेटिक एनर्जी कितना, हाँ, हाफ mv², v कितना, 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0। मैं बता रहा हूँ आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इट्स मैक्सिमम हाइट, जब ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम हाइट पर है, उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है 0 और पोटेंशियल एनर्जी होती है मैक्सिमम।
दैट इज m इंटू जी इंटू एच, क्योंकि इस समय वो मैक्सिमम h पर यानी मैक्सिमम हाइट पर रखा हुआ है। जब h का वैल्यू, हम पोटेंशियल एनर्जी को कह रहे हैं ना m इंटू जी इंटू एच, जब h का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो m यानी मास ऑफ द बॉल, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वैल्यूज तो चेंज होने वाले नहीं है, ये तो कांस्टेंट ही रहेंगे। अगर h का वैल्यू मैक्सिमम है तो m इंटू जी इंटू एच मैक्सिमम होगा। एट मैक्सिमम हाइट काइनेटिक एनर्जी वुड बी जीरो, क्योंकि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ते हो तो इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। तो एट ए पोजीशन हमारी बुक क्या बोलती है, ए पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जीरो बट पोटेंशियल एनर्जी इज m इंटू जी इंटू एच। हाँ, इन एनीवेयर इन बिटवीन दिस फॉल, इस पाथ पर बीच में कहीं भी उसकी जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है वो उतना ही रहता है जितना यहाँ पर था। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उतनी ही जीरो से बढ़ जाती है जितनी पोटेंशियल एनर्जी mgh से कम हो जाती है। द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूसेस एग्जैक्टली equal to the kinetic energy increases during the fall of this ball from A to B, and when it reaches to the position C just before touching the ground, all the potential energy gets converted into its kinetic energy. Potential energy just before touching the ground becomes zero and kinetic energy becomes exactly equal to the value of potential energy at this position. So the sum of kinetic energy and potential energy दोनों उतना ही रहता है जितना पहले था। अगर ये बात आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आई है तो अब इससे आगे जो हम करने वाले हैं उसको आप ध्यान से देखो। अगले 5 मिनट बाद आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। ये बात जो मैंने बोली है ये आपकी बुक में लिखी है, थ्योरेटिकली लिखी है, उसे न्यूमेरिकली एक्सप्लेन नहीं किया गया है। हम इसको न्यूमेरिकली एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको दिखा दूं दोबारा से क्या हुआ था। ये बॉल थी ए पोजीशन पे, हमने इसको गिरा दिया। जब हमने इसको गिराया तो ये इस पोजीशन से गिरी, बी पोजीशन पे आई और फिर सी पोजीशन पे आई। हमको उसके गिरने का वेट भी नहीं करना, हमको तो बस ये देखना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मैक्सिमम जब यहाँ था, फिर यहाँ था और यहाँ था, तीनों पोजीशन में टोटल मैकेनिकल एनर्जी प्लस टोटल मैकेनिकल एनर्जी का वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे क्या क्या रहेगा। ठीक है, तो हम इस पूरे सेटअप को ले चलते हैं अपनी शीट पर मतलब जहाँ पर हमको इसे सॉल्व करना है, डिराइव करना है। हाँ, हम ये रिलेशनशिप डिराइव कर लेंगे। ठीक है जी, तो इसको अपन वहाँ ले चलते हैं जहाँ हमें इसे यूज़ करना है। तो अब देखो ये चीज़ यहाँ पे आ गई। हमने ये हमारी बॉल रखी है ए पोजीशन पे और ए पोजीशन पे हम देख लें। अच्छा, इसमें हम यूज़ करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। हम यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ करने वाले हैं। तो क्योंकि हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ करेंगे इसलिए हम पहले से लिख के रख लें। आपको 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ा था, तब से याद होने चाहिए। ड्यूरिंग अ फ्री फॉल एक्सेलरेशन की जगह पर हम g लिख देते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी हम v इक्वल टू यू प्लस AT की जगह v इक्वल टू यू प्लस GT लिखेंगे। और कुछ कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा s, उसकी जगह पर हाइट लिखेंगे। जो उस समय एक्चुअल हाइट होगी वो h भी हो सकती है और h से कम भी हो सकती है। h इज़ द मैक्सिमम हाइट बिफोर फॉल। तो मैं यहाँ पर ये आपकी तीनों इक्वेशंस लिख देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन इज v इक्वल टू यू प्लस GT ना, मैं AT नहीं लिख रहा, GT ही लिख रहा हूँ। और S, जिसको आप H भी लिख सकते हो, इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर and v square minus u square equal to 2gh। हाँ, s की जगह मैं h यूज कर रहा हूँ। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, दिस इज थर्ड इक्वेशन। ये तीनों जो इक्वेशंस हैं ये हमारे
एज एंड वेयर जहाँ जहाँ काम आएंगी। वैसे तो हमको थर्ड इक्वेशन की ही ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपको ये अपने दिमाग में रिवाइज कर लेना है, जहाँ भी हमको जो यूज़ करना होगा हम यूज़ कर लेंगे। अब इसके ऊपर कंसंट्रेट करो और ध्यान दो इस बात पे कि ये जो हमारा वो है फर्स्ट पोजीशन जो है हमारे इसमें हम लिखते हैं कि एट पोजीशन ए टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं लिख रहा हूं हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज एम इंटू जी इंटू एच, और हमने कहा कि सिंस u इज इक्वल टू 0, गिरने से पहले इनिशियल वेलोसिटी इज 0, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी इज द मैक्सिमम बिकॉज h इज द मैक्सिमम। अभी h ये है तो mgh का वैल्यू मैक्सिमम है, तो एट दिस पोजीशन A टोटल मैकेनिकल एनर्जी वुड बी इक्वल टू mgh। तो अब बच्चों हमको प्रूव क्या करना है कि एट पोजीशन B also the total mechanical energy is equal to mgh and at position C also total mechanical energy is equal to mgh। बस अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो हमने प्रूव कर दिया कि एनर्जी कंजर्व होती है ड्यूरिंग अ फ्री फॉल। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज फॉलो ड्यूरिंग अ फ्री फॉल। तो देखें कि बी पोजीशन पे क्या होता है, बड़ी मज़ेदार बात है कि आपका टोटल मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला फॉर पोजीशन बी, मैं कलर बदल देता हूँ, वहाँ मैं ब्लू लिख रहा था, यहाँ मैं ग्रीन लिख रहा हूँ, जिससे कि आपको पहचानने में आसानी रहे, किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। देखें कि बी पोजीशन पे भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पर v ज़ीरो नहीं है क्योंकि वो गिरने लगा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर हम जो mgh लिखेंगे, अब देखो एक तो ये v स्क्वायर और एक ये h, इन दोनों की वैल्यूज पे बारी बारी से फोकस करेंगे। v स्क्वायर का वैल्यू हमारी थर्ड इक्वेशन में आ जाओ और देखो, u तो 0 था तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, u 0 ले लिया, v स्क्वायर माइनस 0 इज v स्क्वायर 2g। ये h जो था मेरा, ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि देखो अपना जो थर्ड इक्वेशन है वो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as है। इट इज नॉट h एक्चुअली, इट इज s इज डिस्प्लेसमेंट। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि b पोजीशन तक आते आते उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है। वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ है इस पोजीशन से इस पोजीशन के बीच में, वो अगर हम देखें तो हमको दो चीज़ें दिखती हैं। एक तो अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट को x मान लूं, x कोई भी वैल्यू मैंने ले लिया x, यदि मैं इसको x मान लूं तो ये हाइट कितनी हो जाएगी h माइनस एक्स। यहाँ पे मुझे एक नया फिगर मिल जाएगा इसके लिए, h माइनस एक्स। हाँ, मैं इसको येलो कलर से ले लूँ क्या, ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो ये x ले लिया है मैंने, तो ये h माइनस एक्स ले लिया है, ये ज़्यादा क्लियर दिखता है मेरे ख्याल से ये वाला कलर। तो दो अपने को b पोजीशन पे इसकी हाइट h माइनस एक्स लेनी पड़ेगी, जो वहाँ हमने पिंक कलर से दिखाया है, और v स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, v स्क्वायर u स्क्वायर को 0 ले लिया, 2 इंटू जी इंटू एस। हाँ, ये h जो है ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वाला s है, तो s इज इक्वल टू x, है ना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x जो है वो s है, तो यहाँ पे मैं s की जगह पर x लिख रहा हूँ, पिंक लिख देते हैं, x लिख देते हैं। तो देखो भैया कि इसकी वैल्यू मैं लिख रहा हूँ v स्क्वायर की वैल्यू लिख रहा हूँ
2gx हाफ इंटू m इंटू ब्रैकेट में लिख देता हूं 2gx प्लस h का वैल्यू हमने कहा कि हाइट अब कितनी है, b पोजीशन पे हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज h माइनस x, तो मैं लिख रहा हूं mg इंटू h माइनस x, है ना। मैं h नहीं लिखूंगा, ये h नहीं है, h तो वो था, हाँ h तो ये था, ये h माइनस एक्स है। जब वो वहां से यहां तक गिर गया तो डिस्प्लेसमेंट तो उसकी x हो गई और हाइट उसकी h माइनस एक्स, इसमें से x हटा दें उतनी रह गई। ये वैल्यूज हमने डाल दी है, ठीक है बेटा। तो अब इसको समझो कि अब इसकी वैल्यू देखते हैं क्या निकलेगी। इससे इसको काट दो तो ये बचा mgx प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे mgh माइनस mgx, क्या बता रहा है टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgx प्लस mgh माइनस mgx, ये प्लस ये माइनस कैंसिल कर दें तो क्या बचा, mgh बचा। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन पोजीशन बी ऑल्सो इक्वल टू द सेम एज इट वॉज एट पोजीशन ए। वहां भी mgh थी, यहां भी mgh है ना। अब हमको तीसरी बात प्रूव करनी है कि सी पोजीशन पर भी ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh ही है। फिर देखो कि जब वो ऑब्जेक्ट यहां से गिरते गिरते यहां पहुंचा तो उसकी हाइट कितनी है एट दिस पोजीशन, ये समझ लो कि h इज इक्वल टू 0 जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। याद रखें वो टच नहीं किया, टच करेगा तो बात बदल जाएगी। टच करने से पहले जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, यानी कि इट हैज ऑलमोस्ट टच्ड इट, उस समय ये 0 हो गया, हाइट 0 हो गया। हाइट 0 हो गया तो हमारे इस फॉर्मूला में mgh में हम हाइट की जगह 0 लिखेंगे, लेकिन फ्रॉम दिस फॉर्मूला थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर कितना हो गया, अभी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, हमें पता है 2 और g में कोई फर्क नहीं आया। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, अब डिस्प्लेसमेंट पूरा हो गया, यहां से लेके यहां तक गिर गया। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू h, हाँ हाइट के बराबर, जितना हाइट था इनिशियली अब वो उतना गिर चुका है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाइट। तो डिस्प्लेसमेंट यानी s इज इक्वल टू h। तो हम यहाँ पर v स्क्वायर का वैल्यू क्या निकाल देंगे, 2gh। तो इन पोजीशन c ऑल्सो बच्चों हम क्या लिखते हैं, इन पोजीशन c टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। मैं काइनेटिक एनर्जी दोबारा नहीं लिख रहा, आई होप चलेगा ये, हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh। आराम से देखो v स्क्वायर का वैल्यू 2gh था तो मैं यहाँ पे 2gh लिख रहा हूं, हाफ m v स्क्वायर की जगह 2gh लिख रहा हूं, प्लस h का वैल्यू 0 था, h का वैल्यू 0 है तो हम लिखेंगे mg मल्टीप्लाइड बाय 0। तो ये तो 0 हो गया, बच गया ये 2 से 2 कैंसिल करो, क्या आया, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन द सी पोजीशन जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड वुड आल्सो बी इक्वल टू mgh। In all the three positions we have proven that total mechanical energy का एक ही वैल्यू है, यहां भी वो mgh है, ए पोजीशन पे भी, बी पोजीशन पे भी वो mgh है और सी पोजीशन पे भी वो mgh है। Thus we have proven that during a free fall the total mechanical energy remains the same। हमारा काम हो गया पूरा। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं कि ऐसा होता क्यों है, ये बात भी यहां पे छुपी हुई है हमारी इस न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन में, या इसको हम डेरिवेशन बोलते हैं। इस डेरिवेशन में एक बात छुपी हुई है कि ऐसा क्यों होता है
हाँ, इस बात को समझो। फिर से ए पोजीशन पे चले जाओ। जब ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे था उस समय काइनेटिक एनर्जी 0 थी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी। कितनी थी? mgh थी। काइनेटिक एनर्जी 0 थी, पोटेंशियल एनर्जी mgh थी, इसलिए इन दोनों का सम mgh था। जब वो ऑब्जेक्ट यहां आ गया, कहां आ गया? बी पोजीशन पे, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 से बढ़ के कितनी हो गई? देखो, mgx के बराबर हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? हाफ mv स्क्वायर, v स्क्वायर की जगह 2gx लिखा, 2 से 2 कटा, mgx आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी हो गई mgx। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी उस समय? mgh थी। उसमें से कितना कट गया, कितना कम हो गया? एग्जैक्टली mgx। पोटेंशियल एनर्जी जो mgh थी उसमें से जितना माइनस हुआ, काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली उतनी ही बढ़ी है 0 से। दैट इज द रीजन वाई इनका सम mgh ही रहता है, चेंज नहीं होता। बी कहीं भी हो सकता है बिटवीन ए एंड सी। बी बच्चों कहीं भी हो सकता है। आप इसको, मैंने यहां ले लिया, आप यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, हर जगह आप कोई ना कोई x लोगे, कोई ना कोई h माइनस एक्स लोगे, और आपको हमेशा फ्रॉम एनी पोजीशन यू विल गेट द सेम वैल्यूज। बाय डूइंग दैट यू विल प्रूव दैट ड्यूरिंग अ फ्री फॉल टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स द सेम। दिस इज व्हाट वी हैव प्रूवन। क्या? कि ड्यूरिंग अ फ्री फॉल कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज फॉलोड। हाँ, आई होप आपको ये बात बड़े आराम से समझ में आ गई होगी। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कंसेप्ट आगे तक आपको काम आए। केवल 9th क्लास की मैं नहीं बात कर रहा, आप आगे 11th क्लास में जाओगे तो भी आपको ये काम आएगा। हाँ, थैंक यू सो मच।